नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। भाजपा के वरिष्ठ नेता द्वारा जनता को भिखारी कहे जाने पर कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता कर की इस्तीफे की मांग। नशे के शातिर कारोबारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई थानों में अपराध हैं दर्ज। बिछिया थाना अंतर्गत लोही में नाली निर्माण, ग्रामीणों के जी का बना जंजाल और संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत। परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आज रीवा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा। इस दौरान प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के इस्तीफे की मांग भी की। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रभारी मंत्री रीवा प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहा गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अरुण यादव और मीडिया प्रभारी रितेश त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रहलाद पटेल से इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और तानाशाही, भ्रष्टाचारी और वादाखिलाफी के आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। क्या कहना है कांग्रेस नेताओं का, जानने के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में 2 दर्जन से ज़्यादा इन्वेस्टर मीट यहाँ पे हुई होगी और हज़ारों करोड़ मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट के नाम से खर्च किया गया। अभी वर्तमान में 4 दिन पहले जो भोपाल में इन्वेस्टर मीट हुई, कहने को तो सरकार ने 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट MOU साइन की है, लेकिन धरातल पर क्या है आपके रीवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्र में। मैं तो इंदौर से आता हूँ, हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ खरगोन में, वहाँ पर औद्योगिक का बड़ा क्षेत्र है, लेकिन मैंने तो कभी पिछले 10 सालों कोई बड़ी इंडस्ट्री मेरे क्षेत्र में आते नहीं देखी। कोई भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ की सरकार में बैठे लोग, चाहे वो अधिकारी हो चाहे सत्ता में बैठे नेता हो, वो हर चीज़ में भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए MOU साइन जरूर होते हैं यहाँ पे, लेकिन धरातल पर यहाँ शून्यता है। तो इन्वेस्टर मीट के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को व्यस्त करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार, उसमें बैठे लोग करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से इस जिले के प्रभारी मंत्री जी से, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल जी से कहूँगा कि आपने हमारी प्रदेश की जनता का सरेआम अपमान किया है। आपको अपने पद पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको तत्काल नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज विशेष रूप से मैं सियाहोल जा रहा हूँ। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस क्षेत्र के जाने माने नेता स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल जी की आज जयंती है। उस अवसर पर मुझे उनके कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है और इंद्रजीत पटेल जी एक ऐसी शख्सियत थी इस मध्य प्रदेश की। नशे के कारोबार से जुड़े शातिर बदमाश को बीते दिनों पुलिस ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट सहित कई अन्य गंभीर अपराध अन्य थानों में दर्ज हैं। पकड़े गए आरोपी के संबंध में सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि साल 2021 से निरंतर आरोपी की तलाश की जा रही थी। संजू उर्फ संजय लोनिया नामक आरोपी रात के अंधेरे में कवाड़ी मोहल्ले के आसपास आकर अवैध कारोबार को अंजाम देता था। आरोपी के ऊपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा 3000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। बीते दिनों मुखबिर से मिली सूचना के बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को छोटी पुल के पास से घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी सिविल लाइन ने बताया कि आरोपी रीवा के ही अलग अलग क्षेत्रों में रहकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। इसी बीच कल दिन में सूचना मिली कि आरोपी छोटी पुल के समीप घूम रहा है। इसके बाद दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 194/21 NDPS का मामला था, ड्रग्स संबंधित अवैध कोरेक्स को लेकर। तो 2021 से इसमें जो आरोपी था संजू उर्फ संजय लोनिया फरार चल रहा था। इसके ऊपर कई मामले पंजीबद्ध हैं पूर्व से और लुक छिप के मतलब कभी कभार यहाँ पे आता था और बहुत ही सक्रिय मुखबिर द्वारा मतलब सूचना दी गई थी, तो अपन लोगों ने इसे पकड़ लिया था, जिसके ऊपर 3000 रुपए का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा रखा गया था और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जो जेल भेज दिया गया है। ये ड्रग्स से संबंधित ही इसके ऊपर आरोप मतलब अपराध पंजीबद्ध है और लड़ाई हो रही। बिछिया थाना अंतर्गत लोही में बन रही नाली को इतना ऊंचा कर दिया गया है कि लोगों के आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रीवा शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर लोही में इन दिनों सड़क एवं नाली का काम जोरों से चल रहा है। नाली का काम करने वाले ठेकेदार ने लोगों के घर के सामने काफी ऊंचाई में नाली का निर्माण कर दिया है।
जहां लगभग कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गाड़ी आदि निकालने के लिए भी कठिनाइयाँ होती हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अगर इसका सुधार जल्दी नहीं कराया गया तो बरसात के दिनों में यहाँ भारी समस्या होगी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस पर जल्द ध्यान दे, नहीं तो ग्रामीण अब चक्का जाम करेंगे। कोई अच्छे से एक तो बनावे नहीं और दोबारा अब ये नाली बनावे लागे तनी ऊँची नाली बनाएंगे कि हमारे बच्चों के पानी का कैसे निकलवे न करी, हमें बच्चों के घर से निकलना मुश्किल है। अभी ये नाली बनी, नाली पे क्या समस्या जा रही है आप लोगों को, ये बताइए। हम लोगों को निकलने का उस पार हुआ नहीं है कि कैसे जाएं, गाड़ी निकलती है, वाहन निकलती है। हाँ, कहीं से निकलने का हम लोगों का नहीं है तरीका। किस तरह की समस्या होती है यहाँ पे? अब पूरी तो समस्या, गाड़ी लेके कहाँ से निकलें, 4 चक्का घर में रखा है पर निकालने का उसके जब ढेरी से नाली बना दिए हैं तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से बराबर कर दें, ये जो नाली बनाए हैं बाहर है पार, इसको पाटें हम लोगों को। कौन सा मोहल्ला कहलाता है? लोही गाँव। क्या समस्या हो? समस्या यह है कि जो ये शासन में बनवा दी इसी दुआरे में अब हम पब्लिक के निकले का भारी कष्ट है। 5 फुट हम खुदे गहराई में हैं, दूसरी 5 फुट के रोड में नाली बनवा दी ही नहीं, पूरा गांव अस्त व्यस्त है, ए पार से पार जा नहीं पा रहे ना। हमारे घर में कार्यक्रम है, आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, हर में की समस्या बन चुकी है। तो एमा प्रशासन ध्यान दे और प्रशासन अगर बनावे वाले से बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ नीची करा तो पेरुआत हैं और यह कहा थे कि हम राजेंद्र स्कूल का टैची दे थे, कलेक्टर का टैची दे थे, विद्यावती के आदमी आए हैं, हम नहीं दे रही कोहू का लपटे का तैयार हो थे और निवेदन कर चुकन बार बार। तो हमारा प्रशासन से निवेदन यह है कि भाई जेकर जहाँ घर है ओके घर के सामने कम से कम रोड लेवल में वो और बनावा जाए, यह नहीं कि 10 फुट तो हमारे सामने खाई कह के और मेड़ सूची दी है। ये किस चीज़ की मेड़ बनाई गई है कि ये मेड़ कहा थे कि हमारा रोड भर के पानी जाइए में और हमारे पजन के घर में पानी घुसे, अंदर पानी घुसे। बताई बरसात के पानी कहाँ ले जाए हम पजे। कौन बना रहे हैं कि पब्लिक को इस पार से उस पार जाने की बड़ी समस्या है। यही नाली अगर गहलीकरण कर देते और फिर लेवल से बनाते तो गांव का भी पानी इस नाली से जाता। अब समस्या ये है कि बरसात में पानी पूरा घर में घुसेगा जहाँ तक ये नाली बनी है। तो मेरा ये निवेदन है प्रशासन से कि इस नाली को लेवल में करे, घर नीचा हो गया, नाली छाती भर ऊंची हो गई है और न मेरा वाहन निकल पा रहा है, न हम पैदल निकल पा रहे हैं। इतनी ऊंची प्रशासन आके इसको मुआयना करे। लगभग कितने घर इससे प्रभावित होते होंगे? कितने लोग? 50 घर इससे प्रभावित हैं और ये नाली ऐसे बनाए हैं कि ये हमारे गांव का घर का पानी भी इस नाली में नहीं निकल सकता है। शिकायत कहीं आप लोग की है इसकी? शिकायत अब यही रोड वाले जो आते हैं उनसे करते हैं तो वो हड़का के चले जाते हैं, बोलते तुम्हारे घर के सामने और हम नाली बना देंगे। कौन यही समस्या है। कोई इंजीनियर आता है, नाम नहीं पता है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे आप? समस्या का समाधान नहीं होगा तो चक्का जाम करेंगे। यहाँ प्रशासन आके देखे और खड़ा हो, ये नाली का क्या मतलब है? आप सिर्फ नाली बनाए हैं रोड का पानी निकलने के लिए, आप पब्लिक का पानी। 17 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी गेटों पर ताला जड़ दिया गया। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलसचिव को ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि परीक्षा शुल्क जमा करने के बावजूद कई छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक कर रखा जा रहा है। इसके अलावा पीएचडी सेक्शन में विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रमाण पत्र पर साइन करवाने के लिए 1000 रुपये की अनिवार्यता पर भी सवाल उठाए हैं। छात्रों ने परीक्षा हॉल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, कैंटीन व्यवस्था के अभाव और असुविधाजनक परीक्षा संचालन जैसी समस्याओं को उठाया है। परिषद ने जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। छात्रों के रिजल्ट लगातार खराब हो रहे हैं। प्रत्येक दिन यहाँ 200 से 250 विद्यार्थी बैठे रहते हैं, परेशान होते हैं। यहाँ के गोपनीय स्थिति ऐसी है कि जो पैसे का वो दे देता है उसका रिजल्ट सुधर जाता है, बाकियों का रिजल्ट नंबर ही नहीं आया है, कॉलेज से नंबर नहीं आए हैं। विश्वविद्यालय नंबर लेने में नाकाम है। 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्रत्येक दिन ये सारे विद्यार्थी बाहर से आए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। सभी छात्र आते हैं, परेशान होते हैं, चले जाते हैं। कौन से ईयर के बच्चे, कौन से बैच के? ये मैक्सिमम छात्र इसमें BSc सेकेंड ईयर का और जो BA का रिजल्ट आया था वो छात्र आए हैं और परेशान है सब। MSc के भी कुछ छात्र हैं, उनका भी रिजल्ट खराब है। अभी नया कुलगुरु आए हैं, उनसे कोई बात आती है? उनसे भी बात हुई थी, रजिस्ट्रार से भी बात हुई थी, पुराने कुलगुरु के सामने भी हमने बहुत बार मांग रखी थी कि विश्वविद्यालय के
एग्ज़ाम कंट्रोलर समय से नहीं आते हैं, समय से आते हैं तो फिर 3 बजे ही चले जाते हैं। अंदर आप जाके देख लेंगे, चैम्बर में अभी आए होंगे, लेकिन बाहर कोई नहीं आ रहा है। आधे घंटे से हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन ऊपर सो रहा है, कोई बाहर आने को तैयार नहीं है। ये छात्र 1.5 घंटे से चिल्ला रहे हैं यहाँ पे, कोई बाहर आने को तैयार नहीं। विश्वविद्यालय का ये रवैया है। तालाबंदी भी की गई है। तालाबंदी भी की गई है, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो विश्वविद्यालय को बाहर से बंद किया जाएगा। किसी काम का ये विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय के लिए हर एक कॉलेज का खराब होता है, जीडीसी का भी खराब होता है। हर साल जो हमारे एपीएस से बनता है रिजल्ट खराब होता है। हर डिपार्टमेंट जब कॉलेज से उनको भेजा जाता है, कहते हैं आप कॉलेज जाइए, कॉलेज से फिर एपीएस आइए, लड़कियां सिर्फ घूमती ही रह जाती हैं। हमारी आप लोग किसी थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों के रिजल्ट खराब हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। रामपुर नैकिन के अंतर्गत गोपालपुर में रहने वाली रूपा लोनिया का विवाह 3 महीने पहले दीपावली के आसपास दीपू लोनिया के साथ हुआ था, जो कि गुढ़ थाना अंतर्गत गुढ़वा का रहने वाला था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग ससुराल वाले करने लगे। घटना के दिन उनकी बेटी रूपा का फोन आया कि उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन परिवार वालों ने दूसरे दिन आने की बात कही। इसी बीच खबर आई कि उनके बेटी की मौत हो गई है। जब परिजन रूपा के ससुराल पहुंचे तो देखा कि गले में फंदा लटका हुआ है, लेकिन पांव जमीन पर ही हैं और पास ही दरवाजा है, जिससे साबित होता है कि उनके बेटी की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मर्म कायम कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। परसों बेटी हमारी बात की थी कि आओ पापा, हमको मार रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, तो हम सुबह नहीं पहुंच पाए। हमने बोला कि कल आएंगे बेटी, इतने में पता नहीं क्या हुआ। और ये गाड़ी की मांग किए थे पहले, हमने कहा गाड़ी दे देंगे, काम कर रहे हैं, धीरे धीरे देंगे हम दहेज। इसके बाद कल पता नहीं क्या कैसे कर दिए। इसका आदमी नहीं आया, घर में रहते हुए आज तक भी नहीं आया। अब घर में है, बॉडी भी उठाए तब भी आदमी नहीं रहा। ये क्या कहाँ शादी किया था? नाम क्या था बच्ची का? बच्ची का रूपा। पूरा नाम बताइए। रूपा लोनिया। शादी कहाँ किए थे? शादी गुढ़ा। हाँ गुड़ है। थाना कौन सा गांव है? थाना और गुड़ है। गांव कौन सा लगता है हमारा? शादी किए थे गांव लगता है, खाली गुड़ ही है जी, गुढ़वा। और आपका ये मायका कहाँ था लड़की का? मायका हमारा गोपालपुर जी, सतना में रहते थे। ये क्या मांग क्या कर रहे हैं, क्या आरोप है आपका? मांग का करेंगे? मांग गाड़ी की मांग किए थे, गाड़ी की मांगे थे 1 लाख रुपए। हाँ, नहीं दे पाए। तो मारपीट करते थे क्या? जी, उसका आदमी या फिर मार के वो आया नहीं। वो पिपरा सरपंच द्वारा सचिव को हटाने के लिए जनपद सीईओ को एक बार फिर आज ज्ञापन सौंपा गया। मऊगंज जिला के जनपद पंचायत नईगढ़ी अंतर्गत पिपरा सरपंच अनीता कोल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी से पिपरा सचिव को हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि उनकी आईडी से पिपरा सचिव पैसे निकालकर खर्च कर रहे हैं और उनके द्वारा काफी राशि का गोलमाल किया गया है। मामले की शिकायत पहले भी कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल से भी शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अपने हाथ कड़े कर लिए, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। हालांकि बाद में आंदोलन की सलाह उन्होंने दी थी। उसके बाद अब पिपरा सरपंच और उनके पति अपने मासूम बच्चों के साथ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। अनीता कौल और सेक्रेटरी को हटाने के लिए यहाँ प्रस्ताव दिए थे जिला जनपद में, तो वहाँ से प्रस्ताव यहाँ आ गया है। 3 महीने हो गए, लेकिन यहाँ 3 महीने से कोई काम नहीं हुआ है। तो अभी आए थे 2-4 रोज पहले आए थे, तो बोले 2 दिन में हो जाएगा, 2 रोज का टाइम दो मुझे। अब 2 रोज हो गया, अब आज आए हैं। पहले भी बता दिए थे कि अगर 2 रोज में काम नहीं होगा तो हम लोग अनशन बैठेंगे यहीं। मैं और मेरी मैसेज छोटे के बच्चे को भी लेके आए थे। अब इतना दूर से आते हैं, 70-80 किलोमीटर दूर से बच्चे को लेके परेशान हो जाते हैं। ग्राम पंचायत पिपरा। मामला क्या है? मामला वो सेक्रेटरी का है, हमारे जो मिसेज की डीएससी है उसमें अपनी ईमेल आईडी फिट कर लिए थे सचिव, और पता नहीं चल रहा, जैसे इसके कारण ओटीपी पैसा उनके ही ओटीपी चली जाती है, पैसा निकाल लेते हैं। कौन सी पंचायत? ग्राम पंचायत पिपरा है, जनपद कौन सा लगता है? जनपद नईगढ़ी।
मिसेस का क्या नाम है? अनीता कौल सरपंच हैं जी। अभी हाल ही में नीता कोल जिला पंचायत अध्यक्ष से भी चर्चा की थी, तो उन्होंने क्या बोला? जी वो बोले थे कि अगर 2 रोज रुक लो, अगर आओ तो पहले सीओ से मिल लो, अगर करते हैं ठीक है, नहीं तो यहीं बैठ जाना धरने पे। सचिव कौन है आपका? अनीता कौल ये किस पंचायत की सरपंच हैं आप? ग्राम पंचायत की परा। क्या समस्या क्या जा रही है वहाँ पे? सचिव से क्या विवाद चल रहा है? सचिव घटावे चाहे चाहे ये काम धंधा ठीक ठाक से नहीं करते हैं, पंचायत में नहीं होते हैं। किस चीज़ की समस्या, मतलब क्या मेल आईडी क्या वगैरह है, उसका भी कुछ? हाँ, हमारे ड्रेस में फिट कर लिए हैं अपने मेल आईडी और पैसा कौड़ी निकाल लेते हैं। हाँ। अभी ये जिला पंचायत सीओ सर से मुलाकात हुई आप लोग की? आज नहीं हुई है। तो ये धरना पे बैठने वाले हैं क्या आप लोग? हाँ, आज मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो बैठेंगे। ये सचिव कौन है वहाँ पे? आनंद से। आनंद सिंह। हाँ। ये क्या भुगतान कुछ किए हैं कि नहीं किए अभी वहाँ? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए अभी। 3 महीने हो गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही और जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। रीवा के प्रार्थना हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां इलाज के दौरान गर्भवती महिला अंजलि सिंह की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आक्रोश जताया है। परिजनों के अनुसार अंजलि पूरी तरह स्वस्थ थी और उसकी सामान्य डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर सोनल ने जबरन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद अंजलि की हालत बिगड़ गई और खून की जरूरत पड़ी, लेकिन सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर सोनल अग्रवाल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने पुलिस से शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई है। मामले में पुलिस का बयान भी अब सामने आया है। क्या कार्रवाई तक की जाए? जी, कल दिनांक को प्रार्थी अरुण सिंह निवासी नई बस्ती पटरा द्वारा एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उनकी बहू अंजलि सिंह को इलाज के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जो प्रेग्नेंट अवस्था में थी। इलाज उनके द्वारा महिला चिकित्सक पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी मृत्यु होना बताया है। इस संबंध में थाने पर आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जाँच की जा रही है। मैं अंजलि सिंह का मामा हूँ। मैं शुरू से ही उसके साथ में था और 4 फरवरी को ये हमारा भांजा जो है उसको यहाँ पे नॉर्मल चेकअप के लिए लाए थे, और जबकि उन्होंने 22 फरवरी की डेट पहले दी हुई थी कि 22 को डिलीवरी होना है, लेकिन 4 तारीख को जब लाए तो उन्होंने इनको बोला कि नहीं, आज ही डिलीवरी कराना पड़ेगी, और उन्होंने उसी दिन एडमिट कर लिया। और उसके बाद 9 बजे तक तो नॉर्मल उसको रखे रहे उसमें प्राइवेट रूम में। 9 बजे के बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जिससे उनकी हालत ख़राब हो गई, और नर्स लोग तुरंत उनको लेके ऑपरेशन थिएटर पे ले गई। हम लोग वहाँ बाहर बैठे थे तो हमने देखा कि अंजलि सिंह की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी उस समय। ऑपरेशन थिएटर पे 9:30 बजे ले गए, लेकिन उसके बाद हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई। 11 साढ़े 11 बजे फिर हम लोग बाहर बैठे थे तो बोलते हैं कि बच्ची हुई है और नॉर्मल है, अभी कुछ दिक्कत नहीं है माँ को भी। लेकिन उसके बाद लगभग 1 घंटे बाद फिर बोलते हैं कि अंजलि सिंह की ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी आप उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए तुरंत। तो भांजा तुरंत भागा और ब्लड की व्यवस्था हम लोग करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चेदानी निकालना पड़ेगी, और उन्होंने तुरंत बच्चेदानी निकाल दी आनंद फानंद में। उसके बाद भी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई। अब बोले कि
अंजलि सिंह की जान बचाना मुश्किल है यहाँ रीवा में, आप कहीं बाहर ले जाइए। और उसके बाद ये बात लगभग 1-1.5 बजे की है। हम लोगों ने बोला ठीक है, तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था करें और निकल जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बिल पेमेंट पहले करिए, जब आप बिल पेमेंट करेंगे तभी हम जाने देंगे। उस स्थिति में भी उन्होंने ऑपरेशन थिएटर पे उसको पड़ी रहने दिया, किसी को देखने अंदर नहीं जाने दिया, और 4 घंटे तक सिर्फ उसका इंतज़ार करते रहे कि जब इनका पूरा पेमेंट हो जाए। और उस स्थिति में फिर उन्होंने 5 बजे हमको छोड़ा, जबकि उन्होंने 1 बजे हमको बोल दिया था कि आप बाहर ले जाइए। 4 घंटे उसी स्थिति में ब्लड उनका पूरा निकल गया। हम 5 बजे फिर भागे जबलपुर के लिए, किसी तरह 8 बजे वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ उन्होंने पहले ही कहा कि स्थिति इन्होंने रीवा वालों ने काफ़ी बिगाड़ दी है, सोनल अग्रवाल ने कैसा ट्रीटमेंट किया है, जबकि इसका पूरा हीमोग्लोबिन 12-13% था पहले, आज के 1 दिन पहले, अब सिर्फ ये 5-4% ब्लड बचा है इसका। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, वहाँ पे भी हम लोगों ने 22 बॉटल ब्लड व्यवस्था किसी तरह किया और उनका ट्रीटमेंट कराया। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग तक वो लड़ती रही अंजलि सिंह, लेकिन वो 1 हफ्ते में ही अपनी हार गई ज़िंदगी की हार, और हम लोगों को अकेला छोड़ के यहाँ से चली गई। उसकी बच्ची, उसकी अबोध बच्ची अभी हम लोगों के पास है। अब उसको देख के हम लोग सोचते हैं कि ये सोनल अग्रवाल। और वहाँ पे हमने अस्पताल, जब हमारे सेल्वी हॉस्पिटल जबलपुर में थे, तो कई लोगों ने बताया कि ये सोनल अग्रवाल के कई केस यहाँ पे भी आ चुके हैं। और फिर हमें यहाँ रीवा में भी कई लोगों ने बताया कि इस तरह की सोनल अग्रवाल के साथ कई लोगों के साथ उसने इस तरह घटना की है। प्रार्थना हॉस्पिटल में कई लोगों की मौत हो चुकी है इस तरह से। तो मेरा निवेदन है कि आगे हमारे साथ तो जो हुआ, हमारी भांजी चली गई, लेकिन आगे कोई भी महिलाएं इस तरह की उनके शिकार ना बने और उनसे बच के रहें, इस तरह से मेरा ये निवेदन है। एक सवाल ये होता है कि रीवा में हॉस्पिटल को लेके 4 फैब को मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में मैं गया था। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उनको लेके मैं प्रार्थना हॉस्पिटल में गया था, जहाँ पे सोनल अग्रवाल मैम ऑलरेडी देख रही थी। और उनसे क्या मिस्टेक हुई, ये हम लोगों को अंदर की बात तो नहीं पता चलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुआ है। हम लोगों से बोला गया कि बच्चेदानी सिकुड़ नहीं रही है, जब उन्होंने ओटी में ले गया, और जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी निकल गया। और जब हम लोग बाहर जबलपुर ले गए, वहाँ पे भी और अदर डॉक्टरों को रिपोर्ट वगैरह दिखाया, तो अलग अलग चीज़ें निकल के आई। जैसे कि किसी ने कोई डॉक्टर बोला कि शायद मिस ट्रीटमेंट हुआ जिसकी वजह से गलती हुई, या कोई बोल रहा है कि नस कटी। अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन है। और कई डॉक्टर ये भी बोले कि जैसे बीपी ज़्यादा हाई था तो बीपी कंट्रोल करना पड़ता है जनरल केसेस में। तो मेरा यही अनुरोध है कि अगर मैडम लोगों से, अगर इतनी भी मैडम लोग डॉक्टर हैं, उनको सारी चीज़ें समझ है, तो अगर ये भी उनको अगर नहीं पता है कि मतलब किस टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट के साथ, तो फिर हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैडम लोगों से। कौन से हॉस्पिटल की बात है? और ये प्रार्थना हॉस्पिटल की बात है, जहाँ पे डॉक्टर सोनल अग्रवाल मैडम सारी उनके देख रेख में हम लोग दिखा रहे थे। आपको क्या लगता है कि कहाँ से गलती हुई और किस तरह की? क्योंकि आप जब डिलीवरी होती है तो इसके पहले भी आपने चेकअप करवाया, तो किससे चेकअप करवाया? फिर सारी रिपोर्टें जो थी पहले, और सारा ट्रीटमेंट मैडम से ही चल रहा था, डॉक्टर सोनल अग्रवाल से ही। और सारी रिपोर्ट्स जो थी वो सारी नॉर्मल्स भी थी। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स भी रखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और समस्या मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे हम और आप अभी करंट में बात कर रहे हैं, 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके साथ क्या हो जाता है वो चीज़ें आपको पता भी नहीं चलेगी। तो यही सेम केस मेरी वाइफ के साथ भी हुआ कि मेरी वाइफ का रिपोर्ट मैंने 12 से 1 बजे मैंने एडमिट किया 4 तारीख को, और शाम को 9 बजे तक वो सब कुछ सही थी। जैसे ही ओटी ले जाया गया, इसके बाद से सारी सिचुएशंस बिगड़ गई। 9 से 3 बजे की, शाम को 9 से 3 के बाद जो 12 बजे के बाद की रिपोर्ट है, वो हम लोगों को ऐसा बोला कि मतलब सारा ब्लड निकल गया, अभी हमारे पास 1% है बचने के चांस। तो आप जितना जल्दी हो सके, यहाँ पे रीवा में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतने अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, इससे अच्छा है कि आप कहीं बाहर ले जाएं। ऐसा मैडम का मैडम और जो प्रार्थना हॉस्पिटल में एक गैंग सिंगर सर थे, यही लोग आपस में बात करके हम लोगों को समझाया ऐसा। अब डिलीवरी के बाद बच्चे और माँ की क्या हालत है? बच्ची स्वस्थ है अभी। बच्ची का अभी हमारी माँ पहले देख रही थी, अभी मौसी के पास है हमारी।
बच्ची का मतलब की देख रेख माँ और मौसी कर रही हैं उनकी, वो स्वस्थ है कम्प्लीटली, उसका कोई दिक्कत नहीं। और वाइफ की जैसा कि मैंने बताया कि 14 फरवरी को रात 2:15 में उनकी रीवा शहर स्थित प्रार्थना हॉस्पिटल इन दिनों चर्चाओं में है। अभी अंजलि सिंह की मौत का मामला ठंडा हुआ नहीं था कि एक और मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर पीड़िता के पति अमित मिश्रा ने वीडियो जारी कर ये शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी को डिलीवरी के लिए 15 तारीख को उन्होंने भर्ती कराया था। बात 15 फरवरी की है, जिसके बाद 15 दिन बाद उन्होंने छुट्टी ली और घर चले गए। इस दौरान उनसे दोगुने दवाइयों का पैसा लिया गया और बार बार दवाइयों का पैसा लिया गया। मामले की शिकायत करने पर समझाइश दी गई, लेकिन मेडिकल स्टोर वालों का फर्जीवाड़ा जारी है। पहले देखिए कि मेडिकल स्टोर वालों का क्या कहना है। समझ में आता है, 1000 बार हो चुका भाई। आदमी यहाँ परेशान हो के आता है, इमरजेंसी में दवाई लेता है, और तुम लोग यहाँ चोरी करने बैठे हो। नहीं देने में गलती, तभी इसको रख लो। तुम मुझे नहीं चाहिए अभी ये। पहले मैं सोनल मैडम से बात करूंगा, उसके बाद लूंगा ये। अभी तुम ये रख लो भाई। मैं 1000 बार यहाँ से सामान, दिन भर में 50 बार सामान लेने आता हूँ। आदमी हर चीज़ तो चेक कर नहीं सकता ना, आदमी पास इतना समय है भाई। तुम लोग हर बार सामान कम देते हो और ज़्यादा जोड़ते हो बिल। आज सुबह 450 रुपये ले लिया था वो, बताता हूँ मैडम से। तुम चेक नहीं किया भाई, तुम अभी सुधर नहीं रहे तुम लोग। हमारे बगले के आई हो, हमरे बगले के उनसे बात करें भाई। तुम लोग से पैसे तो नहीं मांगते ना, गलती हो जाती है सबसे। गेट के नीचे पैसे नहीं मांगते तुम लोग, पैसे नहीं लिए हो। पैसा लिए हैं लेकिन अब तो दोबारा नहीं मांगते। नहीं तो दो का पैसा लिए हो, सामान एक दिए हो। ये तो मेरे साथ भी हुआ ना कई बार। ऐसे कहाँ किए? दवाई ना चेक करा है, दवाई मान लीजिए नहीं हो सकता है कि सोच गलत नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, इनने चेक नहीं किया, इनने चेक नहीं किया, चेक मैंने किया था। मेरे बगल के मेरे साथ तो हो चुका। समझ एक बार दूध का जल माठा भी वो पर्ची का समझ रहे, जो कहावत मुझे नहीं आती जाता, दूध की जली लारी माठा फूक फूक हुई है। आदमी मरीज को वो परेशान रहा था कि मरीज लाए हैं ना, बाकी चलो मैडम से बात कर। इस संबंध में अमित मिश्रा ने वीडियो जारी किया है। क्या है पूरा मामला, आप खुद सुनिए। फरवरी 2025 को इनकी डिलीवरी हुई, हम घर चले गए। उस समय मेरी फार्मेसी वालों से थोड़ा बहस हुई थी, क्योंकि उनने कुछ दवाइयाँ कम दी थी और बिल उनने ज़्यादा का काटा था। लेकिन उस समय अमाउंट कम था, 400-500 के आसपास था। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और मैं अपनी वाइफ के साथ घर चला गया। 15 दिन बाद इनको ब्लीडिंग होने लगी, मैं वापस लेकर आया। जैसे ही आया तो इन्होंने 5-6 हज़ार की मुझसे दवाइयाँ मंगवाई, बिल दिया, मैंने उनको दवाइयाँ दी और मैं लेके चला गया। जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुआ, रूम नंबर 205, ये प्राइवेट वार्ड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने मुझे फिर से दवाइयाँ लिख के दी। मैं फार्मेसी वाले के पास गया, उन्होंने दवाइयाँ तो 2 दी, लेकिन बिल उन्होंने 4 का जोड़ा। अब मैं चूँकि फ्री था, इनका इलाज हो चुका था, तो मैंने वहाँ पर दवाइयाँ अपनी चेक करी, क्या इनने सही दी है। तो मैंने देखा कि इनने फिर से दवाइयाँ मुझे कम दी हैं और पैसे इन्हें ज़्यादा लिए हैं। इन्होंने 450 रुपये मुझे वापस किया। लड़ने झगड़ने के बाद मैं मैडम के पास गया, डॉक्टर सोना अग्रवाल के पास। उनने फार्मेसी वाले को बुलाया, उसको डांटा और बोला अगली बार से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं शाम को फिर से दवाइयाँ लेने गया, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ दवाइयाँ लगती रहती है, कभी 4000 कभी 5000 की। दिन भर में कम से कम 20,000 की दवाइयाँ लग जाती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक दिन में 50,000 से 1 लाख तक की दवाई लगती है। मैंने अपना बिल चेक किया तो मैंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर जो दवाई लिखी है, इसकी क्वांटिटी 3 लिखी है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 ही दवाइयाँ दी गई थी। अब जब मैंने उससे झगड़ा किया तो उसने मुझे फिर से दवाई, पैसे तो वापस नहीं किए, उसने दवाई एक और लिख दी और उनने ये बोला कि 3 ही दवाई लिख, जबकि पर्चे में 2 लिखी थी। पर्चा मेरे पास है, अगर मैं आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। उसमें 2 ही लिखी थी, इनने काट के उसको 3 कर दिया और बोला ऐसा ही चल रहा है यहाँ पर।
मैंने इसकी शिकायत HR के पास करी। उन्होंने बोला सर यहाँ तो ऐसे ही चलता है, अगर आपको इलाज नहीं करवा कहीं और जा सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक तो प्राइवेट वार्ड का 4,000 रुपये है, डॉक्टर की विजिट का 2,000 रुपये है, नर्सिंग चार्ज है 500 रुपये और इंसेंटिव पता नहीं कौन कौन से चार्जेस जोड़ते रहते हैं। तो लगभग एक दिन का 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। उसके बाद ये लोग दवाइयों में भी ऐसा कर रहे हैं। तो आदमी अगर बर्दाश्त करे तो कितना करे। गब्बर इज बैक जो मूवी आपने देखी है, सेम सभी जगह वही चल रहा है और रीवा में तो मुझे लगता है खास करके। तो रीवा में इसको जांच जरूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं इसका बिल भी आपको भेज सकता हूँ। इसी तरह एक और पेशेंट के साथ किया। मैंने सोचा हो सकता है मेरे साथ बस ऐसा कर रहे हो। एक पेशेंट मेरे आगे दवाई ले रहा था। मैंने उससे पूछा कि भैया एक बार मैं आपकी दवाई चेक कर लेता हूँ। मैंने उसकी दवाई चेक करी, उसकी दवाइयाँ कम निकली। उसका वीडियो मैंने न्यूज़ वालों को दे दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मतलब प्रार्थना हॉस्पिटल में क्या यहाँ लूटने का अड्डा बन चुका है। यानी इंसानियत की यहाँ कोई कीमत नहीं है। अगर आप दवाइयाँ चेक नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी देकर कुछ भी पैसे वसूल कर रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको डिलीवरी या कोई भी इलाज प्रार्थना हॉस्पिटल में करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप चाहें तो मेरे पास सारे बिल रखे हुए हैं और ये भी मैं बता दूं कि अगर अभी मैं चेक करने लगूं तो जो दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती हैं उनकी सारी डिटेल इनके पास कॉपी में होती है, लेकिन देते नहीं है किसी को। तो जो बिल मेरे पास है और जो दवाइयाँ पेशेंट के लिए यूज़ हुई हैं, अगर मैं उसको मिलाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा कम से कम 10 से 15,000 रुपये और बच सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।